Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of September 2021, Monday. Inspiration of the day is success is buried on the other side of rejection. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. No relief to taxpayers on interest liability. कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो अफेक्ट हुई और इसी पर्टिकुलर इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो इनकम टैक्स फाइलिंग की जो डेडलाइंस थी उसको दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दिया है। बट यहाँ पर केवल एक कैच इतना है कि डेडलाइन का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया है, लेकिन अगर लेट पेमेंट होता है यानी जितने भी टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं 31 जुलाई के बाद से उन सारे टैक्स फाइलिंग पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स मेड आफ्टर जुलाई 31 द ओरिजिनल ड्यू डेट, यानी ओरिजिनल ड्यू डेट कितनी थी 31 जुलाई थी। इसके बाद जितने भी पेमेंट होंगे 31 दिसंबर तक उन पर इंटरेस्ट इम्प्लाई किया जाएगा, इंटरेस्ट लेवी किया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इट मीन्स दे आर इनकम टैक्स पेयर्स आर अलाउड टू पे देयर इनकम टैक्स और दे अलाउड टू फाइल देयर इनकम टैक्स till December 31st, but apart from it they have to pay interest on delayed पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई भी रिलैक्सेशन या इंटरेस्ट लाइबिलिटी पर कोई भी रिलैक्सेशन टैक्स पेयर्स को नहीं दिया गया है इस एक्सटेंडेड डेडलाइन में। और इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यह भी कहा है कि जो भी टैक्स पेमेंट है वो डायरेक्टली नेट बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है। क्यों अलाउ किया है डायरेक्टली नेट बैंकिंग के थ्रू? क्योंकि हम सब ने भी डिस्कस किया था कि जो ई फाइलिंग पोर्टल है जिसको इन्फोसिस ने डेवलप किया था, उस ई फाइलिंग पोर्टल में सर्टेन टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं जिसकी वजह से जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं दे वर नॉट एबल टू पे देयर इनकम टैक्स। तो इसी पर्टिकुलर ग्लिचेस को देखते हुए जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू भी अगर टैक्स पेयर्स चाहें दे कैन पे देयर टैक्स। इसका मतलब उन्हें जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो मैंडेटरीली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो टैक्स पेयर हैव टू बेयर द इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी ऑफ 1% per month on the outstanding tax for those who file return after July 31st। तो इनकम टैक्स लगेगा 1% के, इंटरेस्ट लगेगा 1% के हिसाब से ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज पेएबल फॉर पर्टिकुलर टैक्स पे। अपार्ट फ्रॉम इट जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, those who are seeking amendment in the act to provide relief on interest liability for the assessment year 2021 or 22। तो बेसिकली ऐसे जो स्टेक होल्डर्स जो कि अमेंडमेंट चाह रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, किस लिए कि उनको फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में जो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटीज़ बन रही हैं वो टैक्स लाइबिलिटीज़ लेट तक पे करें और उस पर कोई भी इंटरेस्ट उन्हें पे ना करना पड़े। नो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं। तो उनकी इस क्वेरी को लेकर क्लैरिफाई कर दिया कि अभी ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है। All the taxpayers need to pay 1% as an interest on the outstanding taxes for those who filed the return after July 31st. So in its September 9 circular, while extending the ITR and other deadlines, Central Board of Direct Taxes said that extension of date shall not be applied to the section 234A। So 234A किससे डील करता है? It deals with the interest payment on outstanding ITR। तो जो भी सर्कुलर 9th of September को CBDT ने लाया है वो सेक्शन 234A पर एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स सिंपल सी बात है, टैक्स पेयर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। हाउएवर इट एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट रिलीफ टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स हैविंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी बिलो 1 लाख एंड सर्टेन सीनियर सिटीजन। कुछ को एग्जेम्प्ट कर दिया है, कुछ को किनको? ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी थोड़ी सी या छोटी सी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है। कितनी छोटी? 1 लाख से नीचे की जिनकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं किसी पर्टिकुलर एज कैटेगरी के,
इन दोनों को ही इस इंटरेस्ट से रिलीफ प्रोवाइड किया है गया है इस नए सर्कुलर में. एंड एज पर द लेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन कम्स amid continuing technical glitches of the new tax filing portal that is managed by Infosys. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इन्फोसिस के सीनियर हैं ने उनको बुलाया भी था, सम्मन भी किया था और उनसे ये कहा था कि सितंबर 15 यानी परसों तक आपके जितने भी जो पोर्टल में जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उनको रिमूव कर दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए. बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. रिव्यू मीट ऑन डिफेंस PSU डिसइन्वेस्टमेंट टुडे. तो आज एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिसीजन लेंगे, दैट इज रिव्यू द डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. रिसेंट टाइम में हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कीन है. रेवेन्यू टारगेट सेट किए गए हैं, लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है जो अभी आज मंडे को शेड्यूल है, इस मीटिंग में बेसिकली जितने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई या अदर टाइप्स के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहाँ पर डिफेंस रिलेटेड जो आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के प्रपोजल पर डिसीजन होगा. रिव्यू किया जाएगा वेदर इट इज़ पॉसिबल और हाउ मच इट इज़ प्रॉफिटेबल टू डिसइन्वेस्ट एंड प्राइवेटाइज द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. क्योंकि एक नॉर्मल पब्लिक, एक कॉमन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वॉल्व हैं या अदर तरह की कमोडिटीज़ में इन्वॉल्व हैं या अदर तरह की कमोडिटी के बिजनेस में हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि डिफेंस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक एरिया. डिफेंस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक एरिया फॉर एनी कंट्री. इट इज़ नॉट फॉर ओनली इन इंडिया बट इट्स फॉर एनी कंट्री स्ट्रैटेजिक. यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करना, इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देना मे बी लिटिल रिस्कियर अप्रोच. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक अ वेरी कंसल्टेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दिस. और इसी को लेकर के जो हालांकि इनका भी डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन होना है, ये डिसीजन हो चुका है. द मिनिस्टर वुड अप्रेज द प्रोग्रेस मेड इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ BEML वेयर द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू सेल 26% ऑफ द 54% इट होल्ड्स अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. और इतना सेल करने से जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा BEML का जो इस स्टेक को सेल करने से, वो अप्रॉक्सीमेटली 1440 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करेगी. तो द गवर्नमेंट विल सून अप्रूव द ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल एंड शेयर परचेज एग्रीमेंट टू प्राइवेटाइज द PSU दैट हैज इंटरेस्ट इन डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग रेल कोचेस एज पर द ऑफिशियल. तो ये सारे सेक्टर्स में भी अब प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं. बहुत जल्द ही हमें जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, माइनिंग की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, रेलवे की जो कुछ चीज़ बनाते हैं, इस तरह की जो भी अंडरटेकिंग्स हैं, इनमें अब हमें प्राइवेटाइजेशन और परचेज एग्रीमेंट्स के ऊपर डिसीजन जल्दी ही देखने को मिलेंगे. तो आज इसी की रिव्यू मीटिंग है. रिव्यू मीटिंग में जो BEML की प्रोग्रेस जो है उसको भी चेक किया जाएगा और जो अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी डिसीजन लिया जाएगा. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. वैक्सीनेशन द ओनली मेडिसिन दैट कैन बूस्ट इकोनॉमी, फाइनेंस मिनिस्टर. तो इस पर्टिकुलर कॉलम में बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस को एलैबोरेट किया है. अगर हम बात करें वैक्सीनेशन, इंडिया के केस में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बोल रही हैं. बहुत सारे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने इस बात पर फोकस किया है कि
इंडिया के केस में वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन, कंप्लीट इनॉकुलेशन इज़ वन ऑफ द की दैट कैन बूस्ट द इकोनॉमी। और उसी बात को, उसी पर्टिकुलर नोशन को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने संडे को रीइटरेट किया और उन्होंने कहा कि ओनली वैक्सीनेशन कैन ब्रिंग द इकोनॉमी बैक ऑन द ट्रैक एंड अलाउ इंडस्ट्री टू वर्क normally, and that is why government is very much focusing on the vaccination. डेली रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहे हैं इंडिया में इस समय। और इसी को लेकर के हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी इनवाइट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीधा कि प्राइवेट सेक्टर अगर चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी वापस से ट्रैक पर आए, दे वांट टू फंक्शन नॉर्मली, they should participate in extending the reach of government scheme related to vaccination to rural India। तो आउटरीच प्रोग्राम के लिए, CSR के लिए इनवाइट किया है कि गवर्नमेंट को हेल्प करिए, जिससे कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी जो कंट्री के नूक्स एंड कॉर्नर्स में वैक्सीनेशन को पहुंचा सके, वैक्सीन को अवेलेबल करा सके, स्पेशली रूरल इंडिया। क्यों रूरल इंडिया को फोकस किया है? क्योंकि बहुत टाइम से, प्री पैंडमिक से अगर आप अवेयर हैं इकोनॉमी से, तो आपको पता होगा इवन प्री पैंडमिक के टाइम में भी जब इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्चुअली एट अ रिसेशनरी पोजिशन, उस समय भी कई सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि नाउ इंडस्ट्री और द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द रूरल इंडिया। वाई? बिकॉज रूरल इंडिया हैज़ द पोटेंशियल। कहीं ना कहीं अर्बन इंडिया या अर्बन इकोनॉमी जो है वो सैचुरेशन की स्टेज पर आ रही है। तो अब जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, गवर्नमेंट, उनको अब रूरल इकोनॉमी, रूरल इंडिया की तरफ फोकस करना चाहिए। और उसी को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करे थ्रू डिफरेंट आउटरीच प्रोग्राम, सो दैट गवर्नमेंट कैन रीच टू द रूरल इंडिया फॉर वैक्सीनेशन। सो इनॉग्रेटिंग द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, दैट इज TMB, उस ड्यूरेशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1.3 बिलियन पीपल वी हैव ऑलरेडी गिवन एटलीस्ट वन शॉट ऑफ वैक्सीनेशन टू अराउंड 730 मिलियन। तो इसमें से 1.3 बिलियन जो पीपल है पॉपुलेशन इंडिया की, उसमें से 730 मिलियन को ऑलरेडी एक सिंगल डोज लग चुकी है। और चूंकि सिंगल डोज के बाद भी मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन अगर 2 डोजेस हो जाती हैं तो मे बी इट विल नॉट बी नीडेड एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। और मास्क पहनना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कॉज करता है। सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कई सारी इंडस्ट्री, दे कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली। तो इंडस्ट्री अगर ये चाहते हैं कि उनको नॉर्मली पहले प्री कोविड की तरह वो फंक्शन करें, तो दे नीड टू टेक पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेट इन एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ गवर्नमेंट स्कीम टू द रूरल इंडिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ कॉल बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू द प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट इनटू मास इनैकुलेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। द कंट्रीज COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज हैज सरपास्ड द क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ 738.19 billion. It is more than the population of many countries in the world. Although India is doing good, but experts और economists का ये कहना है कि हमें अभी और ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है। Still we need lots of vaccination और बहुत ज़्यादा स्पीड में वैक्सीन, जितनी स्पीड में वैक्सीनेशन होगा उतनी ही स्पीड में जो इंडस्ट्री है दे कैन वर्क नॉर्मली, और उतनी ही अनसर्टनिटी रिड्यूस होगी और इकॉनमी में उतनी ही स्पीड में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकॉनमी फिर से बूस्ट हो सकती है। सीतारमन said that due to aggressive financial inclusion program implemented through Jan Dhan Yojana, the government was successful in helping the rural economy by transferring 1500 to their account। तो ये बेसिकली डिमांड को जनरेट करने की बात को लेकर के डिस्कशन है कि डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया गया रूरल इकोनॉमी में, जिससे कि डिमांड जनरेट करी जाए। बट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली की ड्राइव। जब अनसर्टनिटी रिड्यूस होगी, इंडस्ट्री विल स्टार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली, डिमांड जनरेट होगी, देन ओनली इकोनॉमी बी ऑन ट्रैक। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री डायल सेबी ऑन T+1। तो फाइनली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बुला लिया। किस इशू पर? T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है उसको लेकर के।
रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर दिया था जिसमें स्टॉक मार्केट्स को ऑप्शन दिया गया था, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि अगर स्टॉक मार्केट्स चाहें तो वो शॉर्टर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल T+1 पर शिफ्ट कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग द 1 month नोटिस। और उसके बाद से बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं रिसेंटमेंट देखने को मिला कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके साइड से बहुत सारी कंप्लेन आई, उन्होंने बहुत सारे जगहों पर कंप्लेन करी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा कि दैट दिस शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल T+1 जो कि इस समय केवल और केवल चाइना में एप्लीकेबल है, चाइनीज़ मार्केट में, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैम, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दैम, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैम। इसकी वजह से उन्होंने इंडिया को प्री फंडिंग मार्केट भी बोला रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत सारे इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ रखे जो हम कई बार डिस्कस कर चुके अपने व्यूज़ को रखा। उसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पूछा है व्हाई दिस शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, क्योंकि इस शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल से क्या होगा, जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं इंडिया में, दे विल स्टार्ट लीविंग द इंडिया। उन्होंने धमकी भी दी थी कि दे विल सेल ऑफ एंड दे विल एक्चुअली लीव ऑल देयर स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, दे विल लीव द इंडियन मार्केट। तो मूव फॉरवर्ड कंसर्न रेज्ड बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने समन किया है सेबी को, पूछा है व्हाई दिस शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिस्कस द 2 recent मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय सेबी। एक तो ये T+1 सेटलमेंट साइकिल जो कि जुलाई 1 2022 से इंप्लीमेंट होनी थी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट और decision or conviction of the stock market, and second is peak margin framework with 100% upfront margin if that is effective from September 1। तो इन दो डिसीजन को लेकर के सेबी से फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, रैशनल पूछा गया कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, व्हाट इज योर रैशनल बिहाइंड दिस, what is the benefit the Indian economy is going to get from this shorter settlement cycle and this margin framework requirement। क्योंकि इस समय ऑलरेडी पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से इंडियन मार्केट जो है वो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डोलटर्न की सिचुएशन में है, और इस तरह के डिसीजंस लेना जहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है, क्यों लिया, व्हाट इज़ द रैशनल, देयर मस्ट बी सम रैशनल दैट इज, जिसकी वजह से सेबी ने ये सर्कुलर लाया था। तो क्या रैशनल है, फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी से इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, क्लिक्स Suryoday in merger talks. So Clicks Capital Services, a digital lending shadow bank, is in merger talk with Suryoday Small Finance Bank, that is SSFB. So Clicks and SSFB is now going to merge themselves with each other. Although अभी decision नहीं हुआ है, it is on negotiations स्टेज, बट जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अवेयर है मैटर से, उनका ये कहना है दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन इज इन ऑन एडवांस स्टेज and the due diligence is already on for the proposed merger and which is in fairly advanced stage as per the people aware about the matter. So this non-banking financial company NBFC is run by the former G Capital boss Mr. Pramod Bhasin and the former DE एंड कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल चावला। तो दोनों की जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है उसको देखते हुए दोनों ही कंपनीज ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू मर्ज एंड डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मर्जर विल ब्रिंग द स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट एंड स्ट्रैटेजिक लीवरेज फॉर बोथ ऑफ द कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, Lavasa get rupees 25 crore upfront offer. So Lavasa Corporation, that is India's first privately built smart city near Pune, has received 2 bids, both offering 25 crore. 25 crore to Indian lenders as upfront money on due worth close rupees to 8,000 crore. And of the 2 bidders, Deer Hotels and Resort has offered to pay 700 crore, that is to be paid by the 3rd year until the 7th year of the effective date of approval from the lender, and in non-convertible debenture to be issued to the bank. And the other bidder, कौन सा other bidder है, that is Darwin Platform Infrastructure 2 has offered an upfront amount of 25 crore and another 600 crore as a deferred payment from the
3rd year after receiving the National Company Law Tribunal go ahead. तो 2 बिड आई हैं, एक धीर होटल्स एंड रिजॉर्ट के साइड से आई है और एक डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड से आई है लवासा ग्रुप के पास. दोनों का जो अमाउंट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, केवल 100 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो दोनों ने 25 करोड़ की ऑफर करी है लवासा सिटी के लिए, लवासा कॉरपोरेशन के लिए, दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड स्मार्ट सिटी. और यहाँ पर एक बात जरूरी है जानना, 8,000 करोड़ का ड्यू है वो है इस पर्टिकुलर ग्रुप पर, 8,000 करोड़ का, और उसी को लेकर के इतना फिलहाल के लिए ऑफर किया गया है. लेट्स सी कि आगे क्या चलता है. फिलहाल ये केस एनसीएलटी के पास है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक इज बेटर इन Q1 फिकी सर्वे. फिकी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज बेसिकली द इंडस्ट्री एसोसिएशन, दोज हु एक्चुअली वर्क एज अ पीयर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री. तो फिकी के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, इट इज improved significantly even as the cost of doing business is remain high because of the high input cost. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इस समय जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं उनका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिसेशन की सिचुएशन है, डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको अपने अल्टीमेट जो इवेंचुअल प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. और हम सभी को पता है इकोनॉमी में बहुत सिंपल सा रूल है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है किसी कमोडिटी का, किसी पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज का, उसकी जो डिमांड होती है वो डाउन हो जाती है. तो इंडस्ट्रीज आर फेसिंग बेसिकली 2 सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस. वन हैड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ डिमांड. और कॉस्ट अगर रॉ मटेरियल की बढ़ रही तो कहीं ना कहीं उन्हें जो इवेंचुअल प्रोडक्ट्स है, जो लास्ट प्रोडक्ट है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. और वो अगर उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा गिरेगी. बट एज पर द फिकी, अगर इस क्वार्टर की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के Q2 की बात करी जाए, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आउटलुक इम्प्रूव हुआ है इन कंपैरिजन टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. Instead of increased cost of doing business remains high as per the recent survey by industry lobby group, that is FICCI. The percentage of respondent reporting higher production in the second quarter of financial year 22 was much above the 50% mark, and this is the percentage of respondent expecting higher production in Q2, and this is the chart or the graph that you can see. So FICCI is quite optimistic about the manufacturing activities in upcoming quarter or the current quarters of financial year 22. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.